हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। मैं रोहित कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का सिविल जॉब्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2023 को फोकस करते हुए जो हमारे डेली वीडियोस चल रहे हैं उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि आज है थर्सडे, और थर्सडे को हम लोग प्रीलिम्स और जीएस पेपर थर्ड का के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे। तो आज हमारा टर्न आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज़ को देखने का। मैंने दो न्यूज़ क्लब किया है यहाँ पे। एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, उसके बारे में एक न्यूज़ है, और एक यूएस की ने भारत को जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट की सूची में रखा हुआ था उसको हटा दिया गया है। ये दो न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस चार्ट को आप ध्यान रखिएगा, और डे वाइज जिस भी सेगमेंट के वीडियोस में डाल रहा हूँ उसको आप लोग तैयार करते जाइए। और टेलीग्राम लिंक है जो सिविल जॉब्स का, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहली न्यूज़ से। फीडिंग ह्यूमैनिटी सेविंग द प्लानट। फीडिंग ह्यूमैनिटी सेविंग द प्लानट। तो अगर हमें ह्यूमैनिटी को फीड करना है, प्लानट को बचाना है, तो उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है। क्या सोचा है उसी को लेकर कंटेक्स्ट है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो क्वार्टर फोर अभी शुरू होगा, इसमें भारत सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का सोच रही है। ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है ये 16,500 करोड़ की सरकार इशू करेगी। तो हम देखेंगे ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। पहले बॉन्ड देखेंगे, फिर ग्रीन बॉन्ड देखेंगे, फिर इसके जो इम्प्लीकेशन हैं, जो इसके यूजेस हैं, वो सब देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए, ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मान लीजिए मुझे उधार लेना है, मैंने आपसे उधार मांगा, तो मैं आपको उसके बदले एक गारंटी देता हूँ कि ये मैंने आपसे जो पैसा लिया है वो मैं इतने इंटरेस्ट पे इतने समय पे आपको चुकाऊंगा। मतलब इट मीन्स एक फिक्स्ड इनकम की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ लोन, जो कि मैंने आपसे उधार लिया, लोन लिया है। और ये किसके बीच में होता है? इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये इंडिविजुअल जारी नहीं करता, इसको इशू करती है कंपनीज, म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट, सॉवरेन गवर्नमेंट्स, इनको इशू करती हैं। और जो इसके बायर होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो जो ओनर ऑफ बायर्स होते हैं, जो बॉन्ड को ओन करते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं। और जो मतलब जो बॉन्ड को ओन करते हैं वो डेप्ट होल्डर्स होते हैं, और जो बॉन्ड रिलीज करते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। अब बात करते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है। बार बार गोल्ड निकल रहा है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड, जैसा कि आपने जान लिया है कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो यहाँ पे जो वर्ड है सॉवरेन, इट मीन्स गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है। ग्रीन बॉन्ड इट मीन्स एनवायरमेंट। इसमें जो भी हम पैसा रेज करेंगे मार्केट से, वो किस पे लगाएंगे? वो एनवायरमेंट पे हम लगाएंगे। तो इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट स्पेसिफिकली earmarked टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। और कौन रेज कर रहा है ये पैसा? सॉवरेन, इट मीन्स अ गवर्नमेंट रेज कर रही है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2007 में लाया था, और 2008 में वर्ल्ड बैंक ने बिग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगभग जो भी बड़े देश हैं वो ग्रीन इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं या ग्रीन क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके लिए उनको काफ़ी सारा फंड की नीड है। इसके लिए कई बार ग्रीन बॉन्ड भी इशू करते हैं। तो अब सवाल ये है कि भारत सरकार जो ग्रीन बॉन्ड कह रही है, तो किस चीज़ को ग्रीन कहती है, यानी किस सेक्टर को ग्रीन कहेगी, या फिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया सकते हैं, या ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा हमने रेज किया है वो उसमें दे सकते हैं। तो अगर ये चार जो फैक्टर्स हैं या चार जो कंडीशन है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट इसको फुलफिल करता है तो हम उसको कह सकते हैं कि ग्रीन बॉन्ड पाने के लिए एलिजिबल है। तो पहला है कि जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है उसको और इनकरेज करें, और हम उस पर एनर्जी एफिशिएंट कंट्री बने, या ऐसी हम किसी टेक्नोलॉजी पे काम करें जिससे हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े। और जो हमारे पास रिसोर्स है, जो देश के खुद के रिसोर्स है, उसका यूटिलाइजेशन हम और बेहतर तरीके से कर पाए। दूसरी बात ये करता है कि रेड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। हम जो काम कर रहे हैं अगर उससे कार्बन एमिशंस में कमी आती है, ग्रीन हाउस गैसेस में कमी आती है, तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग फंड फ्रॉम ग्रीन बॉन्ड। तीसरा है, अगर आप क्लाइमेट क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्लाइमेट के हिसाब से अपने इंफ्रा को मेंटेन कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स मेंटेन कर रहे हैं, और आप सिंक कर रहे हैं क्लाइमेट के साथ। और चौथा है, अगर आप नेचुरल इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं, उनमें से किसी भी गोल के लिए अगर आप पैसे मांग रहे हैं या आपको नीड है, तो आपको ग्रीन बॉन्ड्स के लिए
एलिजिबल हैं, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन कैटेगरी में रखा जाएगा। अब ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो ये हमने समझा दिया है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम अपने ग्रीनर अर्थ के लिए, ग्रीनर प्लानट की ओर काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड्स तो हमने और भी सुने, तो ये कन्वेंशनल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उससे ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कैसे अलग है। तो जो नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड है इंडिया के, अगर हम बात करें, वो दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, जीएसएक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इसको हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, जिनको हम कन्वेंशनल गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है ट्रेजरी बिल, और दूसरा है डेटेड और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो ट्रेजरी बिल जो होती है, इन्हें टी बिल्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टी बिल्स भी कहते हैं। इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है और दे डू नॉट कैरी कूपन रेट्स। इसका मतलब ये जो बॉन्ड रिलीज करती है गवर्नमेंट, वो 1 साल से कम समय के लिए रिलीज करती है और विद इन 1 ईयर वो आपको पैसा वापस कर देती है। और इसमें कूपन रेट नहीं होता। इसका मतलब मालूम चला कि अगर सरकार 100 रुपए का अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल रही है, उसमें कीमत लिखी है 100 रुपए, तो पहले से डिस्काउंट करके फॉर एग्जाम्पल वो निकाल रही है 90 रुपीज़ में, तो ये डिस्काउंटेड रेट है 90 रुपीज़ से, मैंने 90 रुपीज़ में खरीद लिया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पहले से डिस्काउंट में मिलता है, मुझे सस्ते में मिला, लेकिन 1 साल बाद जब मैं इसको रिडीम कराऊंगा तो मुझे पूरे 100 रुपए मिलेंगे। इट मीन्स मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ। तो जीएसएक ये होता है कि जिसमें जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर से कम होती है, साथ में वो पहले से ही जब बाय करते हैं तभी डिस्काउंटेड रेट में होता है, मतलब उसमें किसी भी तरह का कूपन नहीं होता। इट मीन्स उसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट लेवाई नहीं होता कि आपको 1 साल बाद इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे पहले से डिस्काउंट दे दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज की या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की, तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बॉन्ड है, तो आपने 100 रुपए में ही खरीदा, लेकिन इसके साथ शर्त कुछ ऐड होती है कि हम आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। तो जब हम 1 साल बाद इसको रिडीम कराएंगे तो हमें 100 रुपए कितना मिलेगा, 110 तो ये है बेसिक अंतर डेटेड और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में। और दूसरा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है अप टू 40 ईयर्स तक उनकी मैच्योरिटी रख सकती है। और ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड हम जारी कर रहे हैं वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। इट मीन्स पहले तो यहाँ पे सरकार कुछ फिक्स इंटरेस्ट का कमिटमेंट करेगी, साथ में इसको बहुत लंबे समय तक सरकार रख सकती है, इसकी मैच्योरिटी बहुत लंबी होती है। तो इसका मतलब ये कि सरकार को तुरंत पैसा वापस नहीं करना है। तो अभी तक आपने ये जाना कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है वो किस कैटेगरी का आता है, डेटेड या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आता है। अब ये, लेकिन इसमें जैसे मैंने बोला कि इसमें इंटरेस्ट क्लब रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लोअर इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो काम कर रही है वो क्लाइमेट के लिए कर रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट कर रही है, इसलिए। और दूसरा, सरकार ये रेगुलर गवर्नमेंट बोरोइंग्स के रूप में रखती है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है। लेकिन ये एक तरह का फिक्स, एक तरह जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, फिक्स कहूँ या सेफ इन्वेस्टमेंट कहूँ। अगर आपने ग्रीन बॉन्ड्स पे लगाया तो सरकार आपको पैसा तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपने सरकार को पैसा दिया। तो सरकार ने 16,000 करोड़, मैं 16,500 कह रहा था, सॉरी, 16,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का सोचा है। वैसे सरकार ने टोटल तो 5.92 लाख करोड़ के बॉन्ड्स निकालने का सोचा है, और इस बॉन्ड्स में 16,000 करोड़ के जो बॉन्ड्स रहेंगे वो ग्रीन बॉन्ड के रूप में रहेंगे। अब बेनिफिट्स क्या है इसके, तो अगर आप ग्रीन बॉन्ड जारी कर रहे हैं, तो ग्रीन मतलब फॉर एनवायरमेंट की कॉस्ट के लिए आप ले रहे हैं, आपको एनवायरमेंटल डेवलपमेंट करनी है, तो ये बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं। और आप अगर ये बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको टैक्स में एक्सेम्पशन मिलता है, इसमें किसी भी तरह का हार्म नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आपको सेफ है। माना कि लोअर इंटरेस्ट, लेकिन आपका पैसा सेफ है। और आपको खुद एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपके पैसे को यूज किया जा रहा है टू फाइट विद क्लाइमेट चेंज। और ये जो ग्रीन बॉन्ड्स होती हैं, इनकी ये हायर डिमांड्स पे रहती है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड वैल्यू रहती है, मतलब ये सस्ते पड़ते हैं, सस्ते में आते हैं, तो पर लोगों की परचेसिंग पावर में आसानी से आ जाते हैं। तो ये सब कुछ इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो काफ़ी लंबे समय के लिए होती है, तो आपको कम इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, इसलिए ये एक तरह का बेनिफिट ही है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट है, क्योंकि हमने देखा कि जो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज है, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है जिसमें हम ग्रीन बॉन्ड को भी रख रहे हैं, वो अप टू 40 ईयर्स उसकी मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है। अब चैलेंजेस क्या क्या है ग्रीन बॉन्ड के लिए, क्योंकि भारत सरकार रिलीज कर रही है, बहुत से देशों की सरकार और रिलीज करती है, लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंजेस है। पहला चैलेंजेस ये है कि जो बोरिंग प्रोग्राम होता है, उसमें सरकार पहले से डिसाइड नहीं करती कि हम किस चीज़ पे खर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बाय अ ग्रीन बॉन्ड,
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रीन बॉन्ड ले रहे हैं, आप इन्वायरमेंट में इसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आप बताइए इन्वायरमेंट में किस पार्ट में इन्वेस्ट करेंगे। आप फॉरेस्ट के लिए कर रहे हैं, आप बायोडाइवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, आप कैनाल्स के लिए कर रहे हैं, आप रिवर्स के लिए कर रहे हैं, तो आप पहले से क्लासीफाई करिए। तो लेकिन सरकार इसको करती नहीं है, इससे आम लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ग्रीन बॉन्ड का यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, और हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। दूसरा, मॉनिटरिंग चैलेंज। आपने पैसा बाजार से उठा लिया, आपने बोरो कर लिया, आपने लोगों को कमिटमेंट कर दिया, लेकिन आप इस पैसे को इन्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन आपके पास मॉनिटरिंग इश्यूज हैं क्योंकि आप अच्छे से मॉनिटरिंग कर नहीं पा रहे, तो आपको ये पता ट्रैक नहीं कर पा रहे कि आपके पैसे का एक्चुअल में यूज क्या हो रहा है। फिर प्राइसिंग इशू। ये रेगुलर बॉन्ड से जो है इनकी जो कीमत है वो तो लोअर रहती है या हायर रहती है, सरकार ने भी डिस्क्लोज नहीं किया, तो एक बिल्कुल एक तरह का डिलेमा में है पब्लिक की। ये जो ग्रीन बॉन्ड्स आएंगे, सरकार 16,000 करोड़ के निकाल लिए, तो ये हायर प्राइस के होंगे, लोअर प्राइस के होंगे, तो उस हिसाब से तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ओवरसीज लॉन्च। अगर आपने ग्रीन बॉन्ड को देश के बाहर लॉन्च किया, तो जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज हैं वो आपकी रेटिंग गिरा सकती हैं, आपके बॉन्ड को देखकर आपके देश की क्रेडिट रेटिंग को गिरा सकती हैं या बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ओवरऑल आप मांगने क्या जा रहे हैं, आप लोन मांगने जा रहे हैं। तो अगर आप लोन मांगने जा रहे हैं, इट मीन्स यू हैव सम फाइनेंशियल क्रंच। और इट मीन्स ऑल्सो दैट अगर आप लोन लेने जा रहे हैं एनवायरमेंट इश्यूज के लिए, आप ग्रीन बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं एज अ कंट्री, तो आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपने पिछले जो ग्रीन बॉन्ड रिलीज किए उसमें आपने लोगों को कितने पैसे दिए, और उससे जो आपने डेवलपमेंट किया वो वर्थ है कि नहीं। तो उस हिसाब से आपकी ओवरसीज लॉन्च में आपकी क्रेडिबिलिटी भी चेक की जा सकती है। और एक बार अगर आप क्रेडिबिलिटी आपकी डाउन कर दी गई, तो फिर अगली बार बॉन्ड इशू करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि सारे बॉन्ड आपके इंडियन से खरीद ले या इंडिया में ही आप उनको यूज कर ले। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं कि भाई नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स जो हैं, जो भारत ने खुद अपने डिटरमाइंड किए हैं, उनको अगर पूरा करना है तो वी नीड अ लॉट ऑफ मनी, और वो जो मनी है वो इसका पाने का एक रास्ता ग्रीन बॉन्ड भी है। तो भले हम चैलेंजेस से ओवरकम करें, लेकिन वी शुड प्रोसीड टू टेक ग्रीन बॉन्ड्स या इशू ग्रीन बॉन्ड्स। लेकिन जो ओवरऑल ये जो वर्ल्ड का जो अनस्टेबिलिटी है, जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध है, या जो चाइना का एग्रेशन है ताइवान को लेकर, या फिर जो टर्की में अभी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो इन सबको देखकर ये लगता है कि भाई अगर हमने इस समय ग्रीन बॉन्ड निकाले तो हमें लोग इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, और अगर नहीं खरीदेंगे तो अल्टीमेटली क्रेडिबिलिटी हमारी ही गिरेगी, हमारे ग्रीन बॉन्ड्स की या हमारे बॉन्ड्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो गिर जाएगी। तो खैर ये एक न्यूज़ थी, और ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन एक तरह से, क्योंकि जब ये ग्रीन बॉन्ड रिलीज होंगे तब सरकार, तब और भी कुछ नया आएगा, तब आप उस समय उसका जो फैक्ट रहेगा उसको चेक कर लेंगे। देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, ये भी एक प्रकार का बॉन्ड है। 2022 में यूपीएससी ने इससे सवाल पूछ लिया, उस समय ये न्यूज़ में था, तो ये आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा पेपर, तो आपको मिला होगा। तो इस तरह जो भी बॉन्ड न्यूज़ में रहते हैं, तो उससे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ यूएसए को लेकर है। देखिए, आज के जो डिस्कशन में सोशल इश्यूज एंड जस्टिस को लेकर कोई न्यूज़ मुझे नहीं मिली, तो जो भी न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है या गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जैसे ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक्स का तो पार्ट है ही, साथ में आईआर का ही पार्ट हो गया, क्योंकि यूएसए से जुड़ा हुआ है ये कंटेक्स्ट। असल में यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है वो एक लिस्ट निकालता है, उसका नाम है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। इस लिस्ट में होता यह है कि जो टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं यूएसए के, यूएसए उन देश की करेंसीज को मॉनिटर करता है, क्लोजली मॉनिटर करता है और चेक करता है कहीं इन कंट्रीज ने जानबूझकर एब्रप्टली अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट तो नहीं किया कि जिससे इनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इनका एक्सपोर्ट सरप्लस में रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सरप्लस में रहे। तो जो टॉप इनकी 20 ट्रेडिंग कंट्रीज होते हैं उनको ये हमेशा चेक करते हैं, और अगर वो जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहे हैं जिससे उनको ग्लोबल मार्केट में अच्छा एक्सेस मिल जाए, तो फिर वो उनको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देते हैं। तो इंडिया को उसने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला हुआ था, लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो इंडिया के साथ इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम को भी इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो सवाल ये है कि भाई ये जो लिस्ट है इसमें क्या क्या मेजर्स होते हैं, मतलब किन क्राइटेरिया पे किसी भी कंट्री को, जो भी इसके टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स उनको डाला जाता है। तो 3 बेसिक क्राइटेरियाज है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएसए स्पेसिफिक लिस्ट है। हालांकि जब यूएसए किसी भी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डालता है, तो वो उस देश की करेंसी को करेंसी मैनिपुलेटर उस देश को करेंसी मैनिपुलेटर के टर्म से डिफाइन करता है, डिनोट करता है, और वो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि यूएस जैसा जाइंट अगर आपको कह रहा है कि आप अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो कोई भी और देश आपके साथ व्यापार करने में, ट्रेड करने में थोड़ा झेपेगा, क्योंकि उसको लगेगा कहीं आप अनफेयर अनड्यू एडवांटेज तो नहीं ले रहे हैं अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके।
हालांकि अभी बात करें तो चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड अभी भी इस लिस्ट में है। और ये मैंने बताया कि जो टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं यूएसए की, उनकी करेंसीज को चेक करता है, और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनको करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल देता है। भारत को क्यों रिमूव कर दिया इसने? क्योंकि वो जो 3 लिस्ट थी, जो 3 कंडीशंस थी, उनमें से वो जो कंडीशंस अब भारत फुलफिल नहीं कर रहा है, तो नाउ भारत इज फ्री, सेट टू फ्री, और इसलिए भारत को उसने निकाल दिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका अच्छा ही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूएस जब हमें रिमूव किया गया इस लिस्ट से, तो आरबीआई को भी एक तरह से शाबाशी मिली कि आपने ऐसे रोबूस्ट मेजर्स उठाए जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट जो थे इफेक्टिवली मैनेज हो पाए, और यूएसए को भी ये आश्वासन मिला कि हम किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास अब करेंसी मैनिपुलेटर का टैग नहीं है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम दुनिया को बोल सकते हैं कि भाई, वैसे ये एक तरह का सिंगल कम्युनिकेशन था। यूएसए अब्रप्टली किसी भी देश को, जो भी उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उनको दे देता है ये तमगा, लेकिन भले तमगा किसी और ने दिया है, लेकिन नाम हमारे चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इशू रहता है। तो करेंसी मैनिपुलेटर की अगर बात की जाए, तो इसके इसमें यूएसए कहता है कि जो भी उसके टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स है, अगर उनकी गवर्नमेंट अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस यूज करती हैं और वो अपनी करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यूएट करते हैं, जैसे चाइना पे आरोप हमेशा लगते हैं कि अपनी करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यूएट करता है, जिससे कि उसका जो ट्रेड एक्सपोर्ट में ट्रेड सरप्लस रहता है। तो यूएसए ऐसे देशों को मॉनिटर करके उनसे बोलता है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड में रहिए और अपना जो ट्रेड है वैसे करिए, ना कि आप कोई अनफेयर अनड्यू एडवांटेज उठाइए। और करेंसी मैनिपुलेटर में किसी भी देश की करेंसी आती है तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू होती है वो लोअर हो जाती है, और ग्लोबल सिनारियो में ठीक नहीं होता। लेकिन अगर डिवैल्यूएशन की हम बात करें, तो अगर एब्रप्टली हम अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सपोर्ट कॉस्ट में रिडक्शन आता है, जिससे कोई भी देश अपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, और एक्सपोर्ट बढ़ने से उसके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। हालांकि यूएसए जो 20 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी को चेक करता है, उनमें से एक शर्त और है कि इन देशों के साथ उसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो सरप्लस में रहे। जैसे भारत और यूएसए की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर चलता है, लेकिन चाइना और यूएसए के ट्रेड की बात करें तो चाइना बेचता यूएसए को जाता है, खरीदता कम है। इट मीन चाइना का जो यूएसए के साथ ट्रेड है वो सरप्लस में है। तो ऐसे देशों को तो खासकर निगाह में रखता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि भाई यूएसए जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ ट्रेड करते हुए भी ये सरप्लस में, और हम अपना सामान इसको बेच नहीं पा रहे। अब ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन आया था यूएस फेडरल रिजर्व की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। तो जैसे यूएस फेडरल रिजर्व जो है, जब भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करता है, इट मीन्स वहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट देना शुरू करता है। तो बड़े बड़े देशों से जो एफआईआई है या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया से निकाल के वापस यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक में रख देते हैं, जहाँ पे उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो एक सिक्योर और सेफ स्टेबल इकोनॉमी है। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज, जो बाहर से पैसा हमारे पास आता है वो यहाँ से भागने लग जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। टाइट इकोनॉमी पॉलिसी मतलब वहाँ पे वो चाह रहा है यूएस कि उनके बैंकों का जो पैसा है लोग अपने हाथ में रख के बैंक में जमा करें, इसी को कहते हैं टाइट इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसके लिए वो उनको अट्रैक्ट करता है हायर इंटरेस्ट रेट से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि डिवैल्यूएशन ऑफ, अगर डोमेस्टिक करेंसी का हम डिवैल्यूएशन करेंगे, इससे जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उनके साथ जो जुड़ा हुआ रिस्क है वो कम होता है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। लेकिन उल्टा है, अगर हम अपनी करेंसी को जान उसके डिवैल्यूएट करेंगे या डिवैल्यूएशन होगा, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हमारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है। इससे हमारा रिस्क इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसी तरह यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उससे रिलेटेड कोई पीवाईक्यू हो तो मैं उसको डाल दूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये चार्ट फॉलो करते रहना है। जैसे कल फ्राइडे, तो कल हम लोग साइंस एंड टेक सिक्योरिटी डिजास्टर से जुड़ी हुई जो भी वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको हम लोग कवर करेंगे, और लगभग 1 महीने बाद मैं इसमें मेंस क्वेश्चन भी डालना शुरू कर दूंगा, जिससे आप लोग पहले प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएं, उसके बाद मेंस में तो हम लोग वापस तैयारी कर ही लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जो कमेंट है वो मुझे बताइए। तो जैसा भी होगा तो मैं उसके हिसाब से आपको रिवर्ट कर दूंगा।